चलो, हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पार्ट। हम वन शॉट में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों को नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में बैलेंस देता है, यानी कि बैलेंस के साथ में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं इसको किस टाइप से सॉल्व करूं। हम अपने सारे के सारे पॉइंटों को इस वन शॉट वीडियोस में कवर करेंगे और ये हमारी जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगी। आप इसमें लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। आपका इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्वेश्चंस इसमें हम कोई भी सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के हम जितने भी पॉइंट हैं उनको ओवरऑल हम कवर करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस क्या होता है? देखिए, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस ने ओवरऑल ईयर में करी हैं, कितना उसका कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, उससे रिलेटेड हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। लेकिन उसकी भी अपनी एक कैटेगरी होती है, एक ऑपरेटिंग कैटेगरी होती है, एक इन्वेस्टिंग कैटेगरी होती है और एक फाइनेंस कैटेगरी होती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस कि जब बिजनेस के अंदर जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम परचेज या सेल ऑफ एसेट्स। और यहाँ किस एसेट्स की बात हो रही है? क्योंकि एसेट्स तो हमारे पास करंट भी है और नॉन करंट भी है, तो यहाँ सारी एसेट्स की बात नहीं हो रही है। जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारी एसेट्स होती हैं, केवल ओनली फॉर दैट हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उस कैटेगरी में हम किन किन एसेट्स को कवर करते हैं, सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं। देखिए, बैलेंस शीट में हमारे पास में दो साइडें होती हैं। फर्स्ट साइड होती है आपके पास में जिसे हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड साइड आपके पास होती है जिसे हम बोलते हैं एसेट साइड। आपके पास में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है वो आपके पास एसेट साइड में ही होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। नंबर वन, एक तो इसके अंदर होता है इन्वेस्टिंग का पार्ट, और सेकंड इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं वो गिवन होती हैं आपके पास में ऑपरेटिंग से रिलेटेड। तो एक तो इन्वेस्टिंग और सेकंड आपके पास में ऑपरेटिंग, इन दोनों से रिलेटेड बैलेंस शीट की एसेट साइड में बैलेंसेस गिवन होते हैं। अब आप समझिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास में आती है फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और सेकंड हम जिनको बोलते हैं नंबर सेकंड आपके पास में इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद में थर्ड आता है आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसा इन्वेस्टमेंट जो विद इन 90 डेज रियलाइज हो रहा है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है, और जो 90 डेज से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है रियलाइज हो रहा है वो आपके पास में इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाता है। लेकिन सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम करंट इन्वेस्टमेंट को एज्यूम कर लेते हैं कि वो विद इन 90 डेज ही रियलाइज होगा, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो गिवन है आपके पास करंट एसेट्स में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं। अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट हैं, आईएससी में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 90 डेज तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, अदरवाइज इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इसके अलावा आपके पास में दो चीजें हो गई, तो यहां पर आपके पास इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नंबर थर्ड आपके पास में आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और फोर्थ आता है आपके पास में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और आपके पास में ये 5.4 पॉइंट हो गए, ओवरऑल मिला के 5, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। और क्या इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंस या कोई इनकम? देखिए, एक्सपेंस और इनकम हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं, एक जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है
और एक जिसमें हमारे पास में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब एक्सपेंस तो है, लॉस तो है, लेकिन उसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहां पर हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो हमें किसको लेना है? ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस को लेना है। तो नंबर 5, इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किए हैं उनसे जो इनकम ड्यूरिंग द ईयर आपको कैश में रिसीव हुई है उसको आप नोट डाउन करेंगे। बस ये 5 पॉइंटों को आप क्लियर कर लीजिए। ये सारे के सारे जो 5 पॉइंट हैं और फर्स्ट वाले के 2 टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा कंफ्यूजन 101% क्लियर हो जाएगा। अब ये बैलेंस शीट में कहाँ गिवन होते हैं? तो देखिए, नॉन करंट एसेट्स में आपके पास में फिक्स एसेट्स जो होती हैं वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ? टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। सेकंड आपके पास में आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका पॉइंट आ गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। थर्ड आपके पास में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास कहाँ गिवन है? नॉन करंट एसेट्स में गिवन है। तो ये आप क्लियर रखिए। और एक पॉइंट लास्ट आपके पास में बचा जो आपके पास में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, ये आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये मिलाकर ओवरऑल होते हैं और एक ही तरीके की इनकम इसमें जनरेट होती है जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। ये 5 पॉइंटों को आपको कवर करना है। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है, आप देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि सेल करेंगे आप किसी भी एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। अगर आप परचेज करेंगे किसी भी फिक्स एसेट्स की या नॉन करंट एसेट्स की, क्योंकि इनको हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो आपके पास में कैश आउटफ्लो होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म लोन एडवांस या शॉर्ट टर्म लोन एडवांस डिफरेंस वैल्यू में, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंस है उसमें अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ पैसा हमारे पास रिटर्न बैक आ गया, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने इस साल में और लोन दिया है। तो अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो हो रहा है, और अगर आपके पास में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है। और लास्ट पॉइंट आपके पास में जो इनकम आपको रिसीव हुई है किससे रिलेटेड? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपको रेंट रिसीव होगा, तो रेंट रिसीव आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेकंड आपके पास में अगर आपने कहीं लोन में इन्वेस्ट किया है, डिवेंचर खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। और थर्ड पॉइंट आपके पास में अगर आपने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, बच्चे का यहां कंफ्यूजन रहता है इंटरेस्ट पेड की इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड या डिविडेंड रिसीव। तो जहां रिसीव्ड वर्ड आ रहा है इसका मतलब आपको इनकम जनरेट हुई है, और कोई भी इनकम इन्वेस्टमेंट करने से होती है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। यहां तक के पॉइंटों को समझने के बाद में आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपका डिफरेंस यहां से यहां तक कैलकुलेट होकर प्लस में आता है तो कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब आपके पास में कैश आ रहा है, नंबर 1। और अगर आपके पास में ये वैल्यू डिफरेंस में माइनस में आती है तो इसका मतलब इस साल आपने इस एक्टिविटी में कैश का यूज किया है। ये एनालिसिस आप करते हैं तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ओवरऑल स्टेटमेंट बनकर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 99% इस पॉइंट के आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? 2 चीजों में देखिए आप। एक, या तो आपको अकाउंट्स की केवल बैलेंस गिवन कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, यहां मैंने फर्नीचर लिख दिया है, बिल्डिंग लिखा है, लैंड लिखा है, मशीन लिखा है, और मशीन के साथ में क्योंकि ये हमारे पास में किसी भी टेंजिबल एसेट्स को बनाने से रिलेटेड 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक, या तो हम बुक वैल्यू को ही नोट करते हैं, हर साल का डेप उसी से माइनस कर देते हैं तो केवल एसेट्स अकाउंट के बैलेंस शो होंगे। और अगर हम किसी भी एसेट्स पर डेप तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन उस एसेट्स अकाउंट से माइनस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कॉस्ट प्राइस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ये हमारे पास में अगर गिवन है तो ये कॉस्ट प्राइस मेथड है, तो इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस गिवन हो सकते हैं। दूसरा, इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये आपके पास में कॉपीराइट है, कोई भी एसेट्स हो सकती हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, और एक शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और एक लॉन्ग टर्म लोन। देखिए ये हमारे पास में ये जो पॉइंट है दोनों, एक तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस और एक शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, इसका कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। सीधा सीधा इनका अगर डिफरेंस गिवन है तो आप देख लीजिए कि आपका डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2024 है और ये 2023 है, ये आपका करंट ईयर है
और ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इस ईयर के ये ओपनिंग का बैलेंस है, क्योंकि ईयर पिछले साल के जो ईयर एंड के बैलेंस होते हैं वो हमारे करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्योंकि 1 अप्रैल को भी एज इट इज यही वैल्यू रहनी है। अब इसमें आप देखिए आपके पास में 2024 में 60 था और लास्ट ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके पास में 70 है। इसका मतलब यहाँ 10,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है, तो मीन्स हुआ आपके पास में कैश आउटफ्लो, सॉरी इनफ्लो, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास में लास्ट ईयर 40,000 था और अब 50,000 है, इसका मतलब आपके पास में 10,000 से कैश जो है वो आपके पास में आउटफ्लो हो रहा है। तो इसमें और कुछ नहीं आना है, बस ये चीज़ें आनी है। लेकिन इसके अदर आप जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनको आप खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो अगर अकाउंट्स में आपके पास किसी भी एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, 2 पॉइंटों को ध्यान रखिए। आपके पास में ओनली किस किस के, एक तो फिक्स एसेट्स, हम किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं और सेकंड हम बात कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम केवल। अगर इसमें हमारे पास ओनली अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, किसमें गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है, तो हम डिफरेंस अमाउंट्स के थ्रू लेंगे, यानी कि हमारे पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का क्या बैलेंस है गिवन, उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में अकाउंट्स बैलेंस गिवन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में अगर कोई भी अकाउंट्स का बैलेंस गिवन है, क्या क्या अकाउंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, नंबर 1 सेल ऑफ एसेट्स, या नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, या आपके पास में कोई भी एनीवन परचेज ऑफ एसेट्स, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे आपको। ठीक किस किस से रिलेटेड, इन 3 पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से, एक फिक्स एसेट जिसमें टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं अपने, जिसमें केवल अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन इन पॉइंटों से रिलेटेड गिवन नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। नॉर्मली ये लिख दिया मैंने कि जी ये खरीदेंगे ये बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे हम क्वेश्चन में पहचाने कि ये एसेट्स हमारे पास में ये होंगी या ये होंगी, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो अगर खाली बैलेंस गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप, जब आपके पास में केवल ओनली अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानेंगे, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं, तो अज्यूम लेके चलेंगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने इस साल में और एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, परचेज हो रहा है। और अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम मानेंगे उसको डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन पर हमारे पास कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और दूसरा ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। तो ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नोट नहीं होती है, ऑपरेटिंग में रिटर्न बैक हो जाती है, क्योंकि वहां पर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। एक्सेप्ट लैंड, लैंड एक ऐसी चीज है जिस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। हाँ, बिल्डिंग एंड लैंड दे रखा है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, लेकिन अगर खाली सिंपल लैंड दे रखा है तो लैंड की वैल्यू अगर कम हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखना वो आपके पास सेल्स मानी जाती है। तो इसलिए आपके पास में लैंड की वैल्यू अगर दे रहा है, देखिए आपके पास में करंट ईयर की वैल्यू जो है आपके पास में वो गिवन है 80,000 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है आपके पास लैंड की आपके पास में 60,000। तो लैंड की वैल्यू हमारे पास में लास्ट ईयर 60 थी और अब 80 हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो इसको हम परचेज मानेंगे। और अगर यहीं पर ये वैल्यू हमारे पास अपोजिट होती, मान लीजिए यहाँ पर बैलेंस हमारे पास 1 लाख रुपीज़ होता, तो इसका मतलब 20,000 से वैल्यू कम हो रही है, ये हमारे पास में माना जाता सेल्स। और इसके अदर जैसे फर्नीचर है, लास्ट ईयर वैल्यू 40,000 थी, अब 50,000 है, तो यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो इसे मानेंगे 10,000 की परचेज, ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। और यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे पास में 1,50,000 था और अब हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ है, इसका मतलब
हमारे पास में कितने रुपीस से 15,000 से वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे में इस बिल्डिंग पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड दो ही पॉइंट होते हैं। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानेंगे विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसको एमोर्टाइजेशन मानेंगे, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स पर हम डेप चार्ज करते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर कोई डेप चार्ज नहीं होता, किसी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए क्या माना जाएगा, आपके लिए परचेज मानेंगे, और अगर डिफरेंस आपके पास डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप उस पर क्या मानेंगे, आप उस पर मानेंगे क्या चीज, आप मानेंगे सेल्स, ना कि डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि नॉन करंट एसेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, वो तो हमारा किसी दूसरी कंपनी के शेयर, डिवेंचर या किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा हुआ पैसा है, इसलिए वो हमारे लिए सेल्स माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक इससे रिलेटेड, अगर आपके पास में कोई इनकम का रेट गिवन है, जैसे 10% या 20% लगा हुआ है, तो इसका मतलब इतना इस साल में हमें इनकम रिसीव हुई है, और इस इंफॉर्मेशन को अगर वो छुपा रहा है, मतलब कितना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम जनरेट हुई है, ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका ओपनिंग बैलेंस हो, जो भी ओपनिंग बैलेंस, आप ओपनिंग पे निकालो, क्लोजिंग पे निकालो, आंसर किसी पे भी गलत नहीं होगा, लेकिन अज्यूम कर लो कि हमें ओपनिंग बैलेंस पे निकालना है जब एसेट्स को खरीदने या बेचने की डेट गिवन ना हो, उस कंडीशन में। इसके बाद में ये बैलेंस आपके पास ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। अब हम करते हैं इन पॉइंटों को जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में आपको बैलेंस भी गिवन कर रहा है। और इसमें कौन कौन से पॉइंटों को हम करेंगे, यहां पर हम 4 पॉइंटों को कवर करेंगे। एक टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम रिसीव होना। ये 4 पॉइंट हम लोग यहां पर कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड ही एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। चलिए पहले पॉइंट को हम देखते हैं। हमारे पास में देखिए यहां लिखा हुआ है मशीन और मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप। जब मशीन और मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप गिवन हो, तो एक पॉइंट समझना, कोई भी टेंजिबल एसेट्स पर, किस पर, किसी भी टेंजिबल एसेट्स पर आपके पास एसेट्स पर डेप चार्ज करने के और उसको रिकॉर्ड करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस मेथड, और सेकंड होता है आपके पास में बुक वैल्यू। यानी कि जो बुक वैल्यू है, एवरी ईयर आप डेप उसमें से माइनस करोगे, इसे रिटर्न डाउन बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। मैंने खाली सिंपल बुक वैल्यू मेथड लिख दिया है, ठीक। तो आपके पास में डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास कॉस्ट प्राइस मेथड है या आपके पास में बुक वैल्यू मेथड है। इन दोनों में से कौन से मेथड का आप यहां पर यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, क्या कौन सा गिवन है। अब कैसे पहचानेंगे आप कि आपके पास कॉस्ट प्राइस मेथड है कि आपके पास में बुक वैल्यू मेथड है? बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी एसेट्स के साथ आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस गिवन हो, मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप दोनों के अकाउंट के बैलेंस गिवन हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपका कॉस्ट प्राइस मेथड यूज हो रहा है। और आपके पास में अगर केवल ओनली एसेट्स अकाउंट का बैलेंस है और उस अकाउंट से रिलेटेड जिस एसेट्स का आप अकाउंट का बैलेंस है उसका एक्यूमुलेटेड डेप गिवन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आप बुक वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं। और इसमें केवल एक ही अकाउंट का बैलेंस बनता है, वो एसेट्स अकाउंट का बनता है। इसमें 2 अकाउंट के बैलेंस होंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, और इसमें केवल एक अकाउंट बनेगा। अब यहां पर पॉइंट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आपके पास मशीन अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, और इस वाले क्वेश्चन में आप जाइए, इसमें देखिए, इसमें केवल प्लांट एंड मशीन का बैलेंस है, इससे रिलेटेड कोई एक्यूमुलेटेड डेप गिवन नहीं है। इसका मतलब यहां हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, यहां पर हम बुक वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं। और इस जगह पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस मेथड का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर हम केवल इसके लेजर को क्लियर करेंगे, कब मुझे बनाने की जरूरत है, तो देखिए जब इनमें से ये मैंने केस बनाए 1 2 3 4, इनके में से कोई भी केस गिवन ना हो, केवल बैलेंस गिवन हो, और ये कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन पॉइंटों से रिलेटेड गिवन नहीं हो, तो हमेशा ध्यान रखना आपके पास इन दोनों ईयर का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों ईयर का जो डिफरेंस आपके पास होगा, इस वैल्यू को यहां पर आप चलिए लिखा रहने दीजिए, अदरवाइज तो इसको आप 6 लाख कर लीजिए, और इसको आप 6 लाख कर लीजिएगा, और यहां पर हो जाएगा 6 लाख में से 40,000 को माइनस करेंगे तो 5,60,000।
यहाँ पर ये वैल्यू रहने दीजिए। अब देखिए आपके पास में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो इन दोनों ईयर का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास परचेज कहलाएगा, और इन दोनों का बैलेंस का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास में करंट ईयर का डेब्ट कहलाएगा। मतलब इस साल की एसेट्स पर आपने कितना डेब्ट चार्ज किया है। जब एक्यूमुलेटेड डेब्ट होता है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं उसका कितना डेब्ट आपका है, और दूसरा इस साल की जो एसेट्स हैं जिनका कंपनी ने यूज किया है उस पर कितना डेब्ट चार्ज हुआ है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। और जो एसेट्स हम बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जो डेब्ट होता है उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है कि 1 लाख रुपए की एक मशीन, कॉस्टिंग का मतलब होता है खरीदी, 1 लाख रुपए में हमने जिस मशीन को खरीदा था उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था 40,000। देयर ऑन डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ इस एसेट्स पर हमने डेब्ट चार्ज करा। जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मैंने क्या कहा, आपको उसका लेजर बनाना है। और दूसरा हमने इसे 10% के 10% के लॉस पर सेल कर दिया। कितने परसेंट के लॉस पर? 10% के लॉस पर। तो एक तो पॉइंट हमें क्या चाहिए, जब भी मुझे लॉस और प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास में पहले मुझे कैलकुलेट करनी होती है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में कॉस्ट प्राइस माइनस जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट, यानी कि उसी एसेट्स का बैलेंस जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपीस उसकी कॉस्ट प्राइस है और इसका मेरा डेब्ट कितना है 40,000 है, तो इस मशीन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई बुक वैल्यू 60,000 रुपीज। और दूसरा मुझे अगर इसका मुझे लॉस निकालना है या मुझे इसका प्रॉफिट निकालना है कि मुझे बेचने पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो हमेशा बुक वैल्यू और सेल्स प्राइस का कंपेयर करते हैं। इट मींस सेल्स प्राइस कितना उसका सेल्स प्राइस है और माइनस हमारे पास में बुक वैल्यू। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या गिवन हो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कॉस्ट प्राइस और उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट है, तो उनके डिफरेंस से पहले आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करिए और तब उसका लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। इनमें से जैसे ये मैंने लिखे हैं, अगर इस तरीके की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक्यूमुलेटेड डेब्ट का लेजर और एसेट्स अकाउंट दोनों का लेजर प्रिपेयर्ड करने हैं। देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, यहां पर देखते हैं। तो मैंने यहां पर दो अकाउंट्स के बैलेंस के अकाउंट के लेजर बना रहा हूं। एक किसका बना रहा हूं, एक बना रहा हूं मैं आपके पास में एसेट्स अकाउंट का, जो भी आपके पास एसेट्स गिवन है जिसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है, और दूसरा सेकंड में बना रहा हूं आपके पास में किसका लेजर, जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट का लेजर है। अब इसमें से क्या करता है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन को वो हाइड रख लेता है, छुपा लेता है। दूसरी चीज हमारे पास में ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एसेट्स अकाउंट का बैलेंस नोट करते हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आता है। किस नेम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से, और यहां पर क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि ईयर के एंड का बैलेंस यहां आएगा और ओपनिंग बैलेंस आपके पास में स्टार्टिंग में आएगा। हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस सबसे शुरू में लिखा जाता है और एंड में हमारे पास में ट्रांजैक्शंस यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सबसे लास्ट में आपके पास में लिखा जाता है। इसके बाद में हम ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं, और जो प्रोविजन फॉर डेब्ट यानी कि जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस होता है वो एक लायबिलिटी का बैलेंस होता है, इसलिए उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से, और यहां पर आएगा आपके पास में टू बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से। अब इसमें केवल दो ही ट्रांजैक्शंस जाती हैं, एक या तो आपको जिस मशीन को वो बेच रहा है उसका डेब्ट गिवन हो और उसका डेब्ट गिवन हो, लेकिन करंट ईयर का क्वेश्चन में डेब्ट गिवन ना हो, तो हम यहां पर लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि ये जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं सेल ऑफ एसेट्स, जिस एसेट्स को बेच रहा हूं उसके डेब्ट को मैं नोट कर रहा हूं, और जब मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में करंट ईयर का डेब्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, और ये जाता है एसओपीएल अकाउंट में, और ये मेरी कहलाएगी बैलेंसिंग फिगर, ये कैलकुलेट होकर आएगा। और अगर मेरे पास ये गिवन है तो मेरे पास में ये कैलकुलेट होकर आएगा। इन दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा आपको कैलकुलेट करवाएगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरा, जब आप एसेट्स अकाउंट बनाते हो तो जिस एसेट्स को मैंने सेल करा है उसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैंक के नेम से, क्योंकि जब भी रूल क्या होता है, जब भी किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं, यानी कि दो रूल आप याद रखिए रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड नोट होंगी, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होंगी तो हमारे पास क्रेडिट साइड नोट होंगी, चाहे रीजन कुछ भी हो। अब मैं बेच रहा हूं तो मेरी एसेट्स आउट हो रही हैं, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और यहां कौन सा प्राइस लिखना है मुझे,
यहां लिखना है मुझे सेल्स प्राइस। दूसरा मेरे पास में मुझे बेचने पर क्या होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर मुझे लॉस होगा तो मैं लॉस को कहां लिखूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नेम से, जो भी पर्टिकुलर उस एसेट्स का नाम होगा, क्रेडिट साइड क्योंकि वैल्यू कम है। और दूसरा अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से। और जिस एसेट्स को मैंने सेल करा है क्योंकि उसका मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, तो ये जो डेप है, ये वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप है, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप के नेम से। कौन सी एसेट्स का डेप है ये, तो ये मेरे पास में डेप है सेल ऑफ एसेट्स। जिस एसेट्स को मैं बेच रहा हूं उसका डेप है, और ये करंट ईयर का डेप है आपके पास। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब मैं इसको अकाउंट्स को बैलेंस क्लोज करूंगा तो मेरे पास जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो लिखूंगा मैं यहाँ टू बैंक के नेम से आपके पास में, और ये अमाउंट कहलाएगी परचेजेस की अमाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, कॉस्ट प्राइस मेथड गिवन हो, तो दोनों लेजर बनाकर देखिए। ये डेप आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ये सेल्स आपके पास में इन्वेस्टिंग का पार्ट बना, और ये परचेज आपके पास में इन्वेस्टिंग का पार्ट बना। और बाकी लॉस या प्रॉफिट वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिटर्न बैक हो जाते हैं, ये सब वहां जाएंगे। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए ये इन्वेस्टिंग में नोट नहीं होंगी। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड हमारे पास में आ जाइए, बुक वैल्यू मेथड। इसमें केवल आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, यहां पर दो अकाउंट मेंटेन नहीं करने। अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, इन केसों को आप करिए। अगर ये केस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, ये केस आप जरूर करना घर पर सॉल्व, और बैलेंस निकालना बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ये बनाए हैं। अगर ये आपसे ना बने तो आप मुझे इसका मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके इसकी वीडियो बनाकर आपको सॉल्व कराऊंगा। वरना आप करिए, आपके लिए टास्क है। अब मैं अगर केवल हमारे पास में बुक वैल्यू मेथड है तो केवल मुझे एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, उस अकाउंट का नाम है मेरे पास में एसेट्स अकाउंट। और जब मैं एसेट्स अकाउंट को बनाऊंगा तो वही रूल, क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास डेबिट साइड में नोट होते हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। वही रूल रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लिखना है, बाय बैंक के नाम से कौन सा प्राइस, सेल्स प्राइस लिखना है। और अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा, या तो लॉस होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से इधर आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स के नाम से इधर आ जाएगा। और यहां ध्यान रखना है आपको कि आपको करंट ईयर का डेप लिखना है, ना कि जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसका डेप लिखना। क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हर साल जो मशीनें हैं उनके डेप को नोट करा जाता है, और वो इसी अकाउंट से नोट हो लेस हो जाता है। तो यहां आ जाएगा डेप, ये आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू जो हिडन होगी वो कैलकुलेट होकर आएगी, और यहाँ पर टू बैंक के नेम से मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा किसका अकाउंट, जो मेरे पास परचेज है। जो भी साल में ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किए हैं वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। और मेरे पास में मैंने आपको बताया कि ये जो है ये भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बना, और आपके पास में ये कैश इनफ्लो हुआ, ये भी आपके पास में इन्वेस्टिंग का पार्ट बना। लॉस आपके पास में ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, और आपके पास में गेन और ये डेप ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, वहीं एडजस्टमेंट होगा इसका। और ये भी आपके पास में ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट होगा। हालांकि ये इन्वेस्टिंग के पार्ट हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए ईयर के एंड में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, वो ऑपरेटिंग होता है। इसके बाद अगला आ जाइए ट्रेडमार्क। अब देखिए, अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिए उसके बैलेंस को देख लीजिए। अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, और अगर बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो एमोर्टाइजेशन कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे मैंने यहाँ नोट की है अगर वो गिवन है तो मुझे इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, इसका भी मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। और इसमें कॉस्ट प्राइस मेथड या बुक वैल्यू मेथड नहीं होता, इसमें केवल बुक वैल्यू मेथड चलता है। हर साल की जितनी भी एसेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। बाय बैंक के नाम से कितने रुपए में मैंने सेल्स कराए, क्योंकि यहाँ कौन सा प्राइस लिखना है, मुझे सेल्स प्राइस को नोट करना है। और बेचने पर अगर मुझे लॉस हुआ है तो लॉस इधर आएगा, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट मेरे पास में इधर आएगा।
ये मेरे पास में लॉस और प्रॉफिट आ गए। और अगर मैंने इस साल जितनी भी वैल्यू को अमोर्टाइजेशन कराए, जैसे ये रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा है 40,000, इसका मतलब मैंने राइट ऑफ करी है इतनी वैल्यू, तो मैं इधर बाय अमोर्टाइजेशन के नेम से इसको नोट कर दूंगा और बैलेंस को यानी कि डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा। जो कैलकुलेट होकर आएगा मेरे पास में वो टू बैंक के नेम से परचेज की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। रूल वही रहेगा कि आपके पास में ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बना, ये जाएगा आपके पास में, और आपके पास में ये जो बैंक है ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हुआ ये जाएगा, क्योंकि सेल्स और परचेज आपके पास में जाती हैं। लेजर बनाना मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके भी नंबर्स होते हैं, या तो हाफ नंबर होगा या 1 नंबर होगा, वो डिपेंड करता है कि उस किस में कितनी ट्रांजैक्शंस नोट डाउन हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वैल्यू इंक्रीज हो रही है परचेज मानेंगे, वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसको सेल्स मानेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ सेल्स मानेंगे एमोर्टाइजेशन डेब्ट, क्योंकि कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे नहीं लिखता। दूसरा, अगर उसका इनकम का रेट गिवन है तो इतनी हमें इनकम या तो वो क्वेश्चन में देगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस टाइप का है और कितना उससे इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव हुआ है, या हमारा नहीं दे रहा है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी वही पॉइंट, अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हमें क्या बनाना है, उसका लेजर बनाना है, और लेजर बनाकर आप कैलकुलेट करोगे वही सेम पॉइंट नोट होंगे, क्योंकि ये एसेट्स का बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। अब आप सेल कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, तो आपको बाय बैंक के नेम से क्रेडिट साइड में लिखना है कौन सा प्राइस, हमेशा ध्यान रखिएगा सेल्स प्राइस नोट करना है, और बुक वैल्यू से उसका कंपेयर करेंगे तो या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। तो लॉस को क्रेडिट साइड लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नेम से, और टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नेम से डेबिट साइड लिखेंगे। और हमारे पास में जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि इस पर हम डेब्ट नहीं लगाते, तो वो टू बैंक के नेम से हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा परचेज की अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो किसी भी टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके आपको लेजर बना के चलने हैं। ये लेजर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। ऊपर सबके नाम डाल देना, जो भी नाम हो, जैसे यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया। इसमें आपके पास पता ही है पर्टिकुलर आता है, अमाउंट आती है, पर्टिकुलर आता है, अमाउंट आती है, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड आ गया। जो भी लेजर बनाए उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद पोस्टिंग करना बेटर रहता है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं बोर्ड में। और लास्ट पॉइंट, अगर मेरे पास इंटरेस्ट या तो गिवन होगा क्वेश्चन में तो मुझे कितना मिला, जैसे इसमें कह रहा है कि मुझे 45,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, तो इसका मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे मिल गया। और इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर वो रेट तो आपको दे रहा है, और ये रेट होता है पर एनम के हिसाब से, किसके हिसाब से, यानी कि 1 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, 10% की इनकम जनरेट होगी। और जब पर एनम की बात आ रही है तो इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज है, मान लीजिए जैसे यहाँ 5 लाख और 4 लाख, अगर दोनों जगह 5 लाख होता तो कोई डाउट ही नहीं था। मैंने इस साल में ना तो इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं ना बेचे हैं, तो मैं 10% निकाल देता, सीधा सीधा 50,000 रुपीज़ की मेरी इनकम जनरेट हुई, वो कैश इनफ्लो में ऐड हो जाता। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में इनकम का रेट तो दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा आपके पास में कि इनकम जो है वो कितनी रिसीव हुई, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दे देता है वो खबर, कि इतने रुपए के या तो इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हैं या इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है और यहां पर वैल्यू में चेंज हो, तो या तो आप ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट कर लो या क्लोजिंग पे, दोनों में सही माना जाएगा। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ओपनिंग बैलेंस पे ले लेता हूं, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस जो भी गिवन हो, जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज़ का गिवन है, तो 5 लाख का हमने क्या करा, 10% कैलकुलेट कर लिया, 50,000 की आपको इनकम हो जाएगी, वो कैश इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग में ऐड कर दीजिए। बट अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, हमारे पास में परचेज हुए हैं 1 अप्रैल को, और यहाँ 6 लाख रुपीज़ कर लेना बच्चों, ये 6 लाख रुपीज़ कर लेना, तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट को आपने परचेज किया है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अब खरीदे तो हैं, डिफरेंस से पता चल रहा है लास्ट ईयर 5 लाख का था, अब 6 लाख का हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने 1 लाख रुपए के और परचेज करे, लेकिन किस डेट में करे वो बता रहा है। कब करे,
आपने करे 1 अप्रैल को, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। तो ऐसे में इंटरेस्ट अब आप किस पे निकालेंगे, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पर। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था और इसी डेट में मैंने 1 अप्रैल 2023 को ही मैंने और इन्वेस्टमेंट को खरीदा। तो 1 अप्रैल को ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख का पहले से था, 1 लाख का और खरीदा, तो 1 अप्रैल को मेरा कितना हो गया, 6 लाख का हो गया। तो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आएगा आपके पास में 60,000 रुपीज। इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि आपने अक्टूबर में खरीदे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है वो कब रहा, वो आपके पास में 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक रहा। कितना, 6 मंथ का। और आपके पास में 1 अक्टूबर से आपके पास में 31 मार्च तक, ईयर एंड तक, फिर आपके पास में 6 मंथ का रहा ईयर एंड पर। तो आप क्या करिए कि 5 लाख रुपीस पर तो कैलकुलेट कर लीजिए 6 मंथ का, 6/100 वो सॉरी 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, और फिर आपके पास इंक्रीज होकर हो गया कितना, 6 लाख। तो यहां पर आप 6 लाख पर कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 10% और 6/100, यानी कि 6 मंथ का ओपनिंग पर, और दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ऐसी कह रहा है आपके पास। इसमें देखिए आपने कब इन्वेस्टमेंट करा, जुलाई में, तो जुलाई यानी कि अप्रैल टू जुलाई, यहां से लेकर यहां तक का 3 मंथ का हो गया, वो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट कर लीजिए। और आपके पास में जुलाई से लेकर मार्च तक, ये आप ईयर के एंड वाले बैलेंस पर कर लीजिए, क्योंकि इतना और ऐड ऑन होकर वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल हो गया। ऐसे ही आपके पास मार्च करा, ईयर के एंड में करा अपना, तो जो आपके ईयर के एंड में परचेज करें हैं या सेल करें, तो जाहिर सी बात है आपके पास ईयर के एंड में जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप उस साल के ओपनिंग बैलेंस जो 2,50,000 था, यही इनऑल रहा, इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बच्चों से अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत जरूरी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप कि आपको मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैंने थोड़ा डिटेल में करके वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाने का कोई बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता, चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अगले हम स्लाइड में अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं और अपडेट रहें। हम लोग अभी नवंबर से अपनी एक लाइव क्लास भी लेकर आया करेंगे डेली, जिसमें हम 20 MCQ क्वेश्चन कराया करेंगे, और एक किसी भी चैप्टर को लेकर उसका कॉन्सेप्ट और प्लस उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी उसका डिस्कशन किया करेंगे। ऑल द बेस्ट।